हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी चीजें प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि मात्र 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें इस चैप्टर से रिलेटेड आगे पढ़नी है। तो सबसे पहली बात तो आती है यहाँ पर अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन यानी कि एक ही चीज का प्रोडक्शन कई सारे देशों में होगा, सिर्फ एक देश में नहीं होगा, एक देश के बाहर अन्य देशों में भी होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। फिर विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विश्व भर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ रहा है। उसके बाद विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, जी हाँ, फॉरेन ट्रेड को समझेंगे और दुनिया के बाजार एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। उसके बाद वैश्वीकरण आखिर है क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको जानेंगे। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, जी हाँ, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है, कैसे इसका लिबरलाइजेशन किया गया और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया उदारीकरण के तहत यानी कि लिबरलाइजेशन के द्वारा। फिर हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, उदार बनाना, कुछ नियम लागू करना, कुछ पॉलिसीज लागू करना और ये देखना कि कौन सा देश उन नियमों को, उन पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम जानेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें क्या दिखाई देता है। फिर जानेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया न्याय संगत रूप से हो रही है, क्या समाज के हर एक वर्ग को ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का फायदा मिल रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वैश्वीकरण का सिर्फ सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा हो जिससे समाज का एक वर्ग उन्नति कर रहा हो और दूसरा वर्ग जो है उतनी उन्नति ना कर पा रहा हो, या जो वो काम करता था वैश्वीकरण के कारण उसका काम प्रभावित हुआ हो, नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ रहे हों। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए किस प्रकार का संघर्ष किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। और इस तरीके से होता है हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और अब हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है अंतर्देशीय उत्पादन, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी कि देश के बाहर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। चलिए तो समझते हैं। सभी रेडी हैं भाई? लाइक शेयर बराबर से है, बुला लो सबको कि भाई साहब सिर्फ एक घंटे में पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको कराया जा रहा है। इस चैप्टर को पहले मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा दिया है। ऑलराइट, चलिए तो देखें, हम बात करते हैं कब की, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी कि पहले उत्पादन देशों के बाहर नहीं होता था, एक देश के अंदर ही होता था। कब तक? 20वीं सदी तक। फिर इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। क्या कहा गया है?
इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में क्या क्या था? केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। और भारत जैसे उपनिवेशों से, अब यहाँ पर उपनिवेश शब्द का प्रयोग क्यों किया गया भारत के मामले में? 20वीं सदी के पहले की बात हो रही है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, हम पर अंग्रेजों का शासन था। तो जब किसी देश में किसी दूसरी शक्ति का, किसी दूसरे देश का शासन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक शासन। और जिस देश में शासन होता है उसको कहा जाता है उपनिवेश। ठीक है, तो भारत से क्या होता था? भारत से रॉ मटेरियल, खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और वहां से तैयार वस्तुएं यहां आती थी। अंग्रेज क्या करते थे? हमारे यहां से कच्चा माल लेके जाते थे, खाद्य पदार्थ लेके जाते थे और उस रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से प्रोडक्ट बनता था अपने उनके देश में, ब्रिटेन में, और फिर वहां से भारत आता था उनका तैयार माल और यहाँ पर फिर वो लंबी कीमतों पर बेचते थे। इससे भारत को तो घाटा हो रहा था क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जा रहा है और रॉ मटेरियल सस्ती कीमत पर जा रहा है, जिससे यहीं के जो उत्पादक थे, यहीं के जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग थे वो कमजोर पड़ गए, लघु उद्योग कमजोर पड़ गए, कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। ठीक है, फिर व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसी के जरिए तो एक देश दूसरे देश से जुड़ा है। ठीक है, फिर यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, कि परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। इस युग की जो हम बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं? जब मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनीज नहीं आई थी, उसके पहले की ये कहानी बन रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आती हैं उनके बाद का विश्व जो है वो आज का विश्व है, आज की दुनिया है। क्लियर है बात? अब देखें बहुराष्ट्रीय कंपनी आखिर होती क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो सिर्फ एक देश में ही उत्पादन नहीं करेगी, एक से अधिक देशों में करेगी, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है, तो प्रोडक्शन कहाँ होगा? एक से ज्यादा देशों में होगा। ठीक है, फिर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और संसाधन मिल सकते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है दूसरे देश में क्यों प्रोडक्शन का काम कर रही है, दूसरे देशों में क्यों जा रही हैं? तो सीधी सी बात है, खुद के प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? आप भी अगर प्रॉफिट कमाना चाहें, लाभ कमाना चाहें, तो क्या देखेंगे कि भाई साहब हमें सस्ते में सस्ती चीजें कहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसके लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट को बनाने का सामान चाहिए और प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग चाहिए। प्रोडक्ट को बनाने वाला सामान यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वो सस्ता कहाँ मिल रहा है? बाकी के रिसोर्सेस कहाँ सस्ते मिल रहे हैं? काम करने को जिन मजदूरों की आवश्यकता है, जिन श्रमिकों की आवश्यकता है, वो सस्ते दामों पर कहाँ मिल रहे हैं? जहां ये सब उपलब्धता होती थी और हाँ, जहां वो कंपनी स्थापित होगी वहां कितना मार्केट है। ठीक है, तब तो वो मार्केट में अपना माल सप्लाई कर पाएंगे, वहां डिमांड कितनी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके अपनी कंपनी लगाती है या अपनी इंडस्ट्री लगाती है। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात कि मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे देश में अपना जो है उद्योग या इंडस्ट्री या कंपनी क्यों स्थापित करती है। क्लियर, ये बात आ गई समझ में? अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। उत्पादन लागत में कमी यानी कि उनकी लागत कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता कच्चा माल मिलेगा, यानी कि जो उत्पादन की लागत है, लागत क्या क्या है, क्या लगा रहे हैं? वो कच्चा माल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, श्रम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कम वेतन पर मजदूर कहाँ मिलेंगे उन्हें? तो ये क्या हो गई? उत्पादन लागत में कमी हो गई और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा काम करती हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखें, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। कैसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग जगह प्रोडक्शन का काम करती है।
अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या बनाती है? प्रोडक्ट क्या है भाई उनके? औद्योगिक उपकरण, ठीक है। उद्योगों में काम आने वाले उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, ऐसा कुछ, ठीक। ये हो गया अपना क्या? ये हो गया अपना प्रोडक्ट, ये बनना है भाई, ठीक है। कौन बना रहा है? एक एमएनसी बना रही है, ठीक है। अब वो क्या करती है? सुनना ध्यान से, कहाँ कहाँ उसको उपलब्ध हो रहा है आसानी से और कम कीमत पर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। अमेरिका में क्या तैयार किया उसने? डिजाइन तैयार किया, ठीक है। अभी सिर्फ डिजाइन तैयार हुई है, ऑन पेपर काम हुआ है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी डिजाइन होगी उस मशीन की। फिर उसके पुर्जे, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनते हैं? पुर्जे जो हैं, पार्ट्स जो हैं, वो चीन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? चीन में बनते हैं। फिर इन्हें जहाज में लाद कर, पार्ट्स बन चुके हैं चीन में, सारे पार्ट्स को जहाजों में लादा गया, ठीक है। जहाज में लाद कर मैक्सिको, अब सुनना ध्यान से, मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है और उन उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है, यानी कि जो पार्ट्स चीन ने बनाए हैं उनको मैक्सिको और पूर्वी यूरोप भेजा और उन सारे पार्ट्स को असेंबल किया गया और मशीन हो गई तैयार, ठीक है। अमेरिका ने डिजाइन तैयार की, पुर्जे चीन ने बनाए, असेंबल किसने किया? मैक्सिको और पूर्वी यूरोप के देशों ने किया, ठीक है। और अब ये जो प्रोडक्ट बन गया है, मशीन बन गई है, उपकरण बन गए हैं, उन उत्पाद को, उन प्रोडक्ट को विश्व भर में बेचा जाता है, ठीक है। अब सुनना, अब चौथी बात सुनना, इसी बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। कस्टमर सर्विस दी जाती है, कहां से? भारत के कॉल सेंटर से, ठीक है। और कॉल सेंटर कहाँ है भाई? मान लो कि भारत के बेंगलोर में स्थित है, एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। किसी भी कॉल सेंटर में क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, ठीक है, दूरसंचार चाहिए, ये सब है। और यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध करवाता है। जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हेल्प है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? भारत में काम करने वाले इंजीनियर जो कॉल सेंटर के द्वारा जो है काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कितने देशों की मदद ली गई एक प्रोडक्ट को बनाने में? 4, अमेरिका, चीन, मैक्सिको और भारत, ठीक है। अमेरिका, चीन, मैक्सिको और भारत, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि कैसे अलग अलग देशों में एक प्रोडक्ट का जो है उत्पादन हो रहा है, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा गया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसने ये देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज हमें आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। कंसेप्ट समझ में आया? चलिए अब देखो, इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी पूरे विश्व में ही उत्पादन सिर्फ बेच नहीं रही है, ठीक है, प्रोडक्शन भी विश्व के स्तर पर हो रहा है, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है। फिर परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, आसानी से नहीं हुई है। एक ही देश में होती तो भैया आसानी से हो जाती, लेकिन कई सारे देशों में हुई है, इसलिए कठिन तरीके से हुई है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? उत्पादन प्रक्रिया जो है छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। हर एक देश को एक एक काम सौंप दिया, ठीक है, और पूरे विश्व भर में यह प्रक्रिया फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के कारण लाभ प्रदान कर रहा है। चीन में चीजें सस्ती मिल जाती हैं। आप भारत की ही बात कर लें, अपन बोलते हैं कि ये माल चाइना मेड है। दिवाली के मौके पर आप देखते होंगे चाइना के दिए बिकते हैं, चाइना की लाइट बिकती है, चाइना के पटाखे बिकते हैं, चाइना के खिलौने बिकते हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं। इवन फूड प्रोडक्ट भी कई सारे हैं जो चाइना मेड होते हैं। और भारत क्यों खरीद रहा है? दुनिया के देश क्यों खरीद रहे हैं? भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया के देश क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो सस्ती कीमतों पर चीजें उपलब्ध करा रहा है। लोगों को क्या चाहिए? सस्ता माल,
चीन का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, मैक्सिको पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। ठीक है, भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं, तो इनकी हेल्प ले ली। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है और वो दुनिया भर में कस्टमर सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं। क्लियर? और ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती हैं। जी हाँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया? कितनी बचत हो रही है? एक एमएनसी की जो है 50 से 60% तक बचत हो रही है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ अपना प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचती नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी कराती हैं। ठीक है, चलिए अब देखें हम विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो देखो भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात हो रही है, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनते जाना। सामान्यतया मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर अपनी उत्पादन इकाई लगाती हैं, उसी स्थान पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं। प्रोडक्शन यूनिट यानी कि जहां से उनका काम होगा, जहां से एक उत्पाद बनेगा। ठीक है, जो बाजार के नजदीक हो। अब इन्हें क्या क्या चाहिए? बाजार की नजदीकी चाहिए। एक बात, जहां कम लागत पर, सस्ते दाम पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो, यानी कि सस्ते दामों पर एक ही जगह सारी चीजें उस एमएनसी को मिल जाएं। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं कि कौन से देश ने क्या पॉलिसी बनाई है। अगर वो पॉलिसी उनके हित में होती है, वो उस पॉलिसी से डील कर पाए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा लेती हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। फिर क्या है, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना भी करती हैं। ऑलराइट, अब भाई जहां पर आप एमएनसी लगाओगे वहां अपना ऑफिस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, फिर परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यहाँ से एक नई डेफिनेशन हमें पता चल रही है निवेश की। निवेश को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है भाई? सबसे पहले तो इस शब्द को समझना, फिर इसके एग्जाम्पल पर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसा वहां खर्च किया, वहां लगाया जहां से हमें प्रॉफिट मिलना हो। ठीक है, क्या मिलना हो? प्रॉफिट मिलना हो। अब आपने कोई भूमि खरीद ली, कोई जमीन खरीद ली, क्या कभी भूमि के दाम, जमीन के दाम घटते हैं? नहीं, उसके बढ़ते ही जाते हैं। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। आपने कोई घर खरीदा, उसके दाम भी बढ़ेंगे। कोई मशीन खरीदी, वो आपको क्या देगी? प्रॉफिट देगी, वो आपका काम करेगी मशीन, उससे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है? निवेश, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी कि पैसा हम ऐसे क्षेत्र में लगाएं जहां से हमें प्रॉफिट हो, तो उसे निवेश या इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखो दूसरी परिभाषा आती है विदेशी निवेश की। निवेश तो हमने जान लिया, विदेशी निवेश क्या कहलाता है इसको समझना। विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी कि जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके पैसा लगाएगी तो क्या कहा जाएगा? विदेशी निवेश, क्योंकि विदेशों के बीच में काम हो रहा है, दो देशों के बीच में काम हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कोई भी व्यक्ति निवेश क्यों कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे उम्मीद है कि बाद में जाके हमें प्रॉफिट होना है। ठीक है, फिर
कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। क्या करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी? जिस देश में जाके काम करना चाहती हैं उस देश में पहले ये खोज करती हैं, ये सर्च करती हैं कि हमारे जैसी ही कंपनी क्या उस देश में है, किसी देश में है। अगर उनके जैसी ही कोई स्थानीय कंपनी यानी कि लोकल कंपनी उन्हें मिल जाती है, एमएनसी को मिल जाती है, तो उनके साथ ये क्या करेंगे? उनके साथ मिलके काम करेंगे, संयुक्त रूप से प्रोडक्शन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? उन्हें जमाया कारोबार मिल चुका है। इस स्थानीय कंपनी के पास क्या है? संसाधन है, पूरी यूनिट लगी हुई है, मार्केट है, उस देश के बारे में सब कुछ पता है। अब एमएनसी ने कहा कि भाई हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, साथ में मिलके काम करेंगे। तो यहाँ पर लोकल कंपनी को उतना फायदा नहीं है। लोकल कंपनी क्या देखती है? लोकल कंपनी ये देखती है कि हमें पैसा मिल रहा है, दूसरी कंपनी हम पर पैसा लगा रही है यानी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका सब कुछ देख के आप में पैसा लगा रही है कि भाई हमें बिना करे ही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ना इन्हें मजदूर खोजने पड़ेंगे, ना कच्चा माल खोजना पड़ेगा, ना उन्हें जगह खोजनी पड़ेगी, ना कोई मशीनें लगानी पड़ेगी, बस पैसा लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि सारी चीजें बनी बनाई इनको मिल जाएंगी। और जब मल्टीनेशनल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये उसी लोकल कंपनी को खरीद लेंगे। फिर उस लोकल कंपनी का कोई नाम नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस मल्टीनेशनल कंपनी का नाम रह जाएगा और वो मल्टीनेशनल कंपनी ही कहलाएगी। अब संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। ठीक है, लाभ तो होता है, कैसे होता है? अब सुनना, यहाँ की जो लोकल कंपनी है उसको दोहरा लाभ होता है। ये जो स्थिति बताई थी मैंने, एक बाद की स्थिति बताई थी कि जब एमएनसी अपने लाभ पर आ जाती है तो वो क्या करती है एक लोकल कंपनी के साथ। ठीक है, तो संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। कैसे होता है? तो देखें, पहला लाभ क्या होता है? पहला तो ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। पहला क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, बिल्कुल करती हैं। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए, अब कोई लोकल कंपनी को अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या होगा? मशीनें खरीदने के लिए उन्हें पैसा मिल जाएगा, एक लाभ। दूसरा लाभ क्या हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीन प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती हैं, यानी कि यहाँ की लोकल कंपनी को नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो क्या मिल जाता है? एक तो मनी और दूसरी टेक्नोलॉजी। दो चीजें इनको जो है मिल जाती हैं। क्लियर? चलिए अब देखो, स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है? स्थानीय कंपनी को इनने खरीद लिया है और अपने उत्पादन को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया है। फिर कभी कभी, अब देखना, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य देशों की इन स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का भी सहारा लेती हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, यह है लुधियाना की। लुधियाना के एक घर में एक बड़ी एमएनसी के लिए, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र है। यानी कि घरों में महिलाएं फुटबॉल बना रही हैं, एक एमएनसी के लिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए। तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल का प्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे उत्पादकों का, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का भी सहारा लेती हैं। जैसे किस मामले में? वस्त्र, जूते, खेल के सामान, खिलौने आदि का उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा एमएनसी के लिए किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता है। ऑलराइट, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में पहुँचाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने आज के सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना है, साथ ही साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलते हैं अब आगे। अब देखो, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। यहाँ पर दुनिया का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, विश्व का मानचित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो भाई,
विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक देश यहाँ पर देखें अलग अलग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अलग अलग सेवाएं, ये देखें अलग अलग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे से उन अलग अलग सेवाओं को लेने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो यही तो है बाजारों का एकीकरण, यानी कि जब बाजार एक दूसरे से, विश्व के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण। बाजार एकीकरण तब होता है जब विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतें लंबी अवधि में समान बनी रहती हैं। जी हाँ, इसके लिए एक कंडीशन भी होती है कि बाजार का एकीकरण कब हो सकता है। तो बाजारों का एकीकरण तब होता है जब विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतें जो है लंबी अवधि में, एक लंबे समय तक एक सी बनी रहें, तब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ पाता है। अगर कीमतें ऊपर नीचे हुई, मान लो किसी वस्तु की कीमत पहले किसी देश में कम थी लेकिन बाद में बढ़ गई, तो क्या दूसरा देश उस देश से संबंध बनाए रखेगा? उस देश से सामान लेगा, सर्विसेज लेगा, उसकी नहीं लेगा। वो अब क्या सर्च करेगा कि यही सर्विसेज, यही सामान हमें कौन से देश में सस्ता मिल रहा है। तो क्या होना चाहिए कि विभिन्न देशों के बीच एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक कीमतें एक सी बनी रहना आवश्यक है, तब देश एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ऑलराइट, फिर क्या है? वस्तुओं के समूह अक्सर एक दूसरे के साथ आनुपातिक रूप से चलते हैं और जब विभिन्न बाजारों के बीच यह संबंध बहुत स्पष्ट होता है तो कहा जाता है कि बाजार एकीकृत हैं, यानी कि दुनिया के बाजार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखें, विदेश व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकलकर दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। विदेश व्यापार क्या करता है? फॉरेन ट्रेड क्या करता है? एक देश के प्रोड्यूसर को, एक देश के उत्पादकों को दूसरे देश में जो है संभावनाएं तलाशने के लिए मजबूर करता है कि भाई आप यहां से बाहर निकलो, आपको बाहर प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से तो विदेश व्यापार संभव होता है और दुनिया के बाजार एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि बाजारों का एकीकरण होता है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं का बाजार में विकल्प बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि मान लो ये एक पेन है, तो क्या पेन सिर्फ भारत में ही बनते हैं और एक ही कंपनी के बनते हैं? नहीं, पेन दुनिया के हर देश में बनते हैं और हर देश में हजारों ब्रांड आपको पेन के मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या है? ये ऑप्शन ही तो है, विकल्प ही तो है। आपको एक कंपनी का पेन पसंद नहीं आया या उसकी कीमत पसंद नहीं आई, आप दूसरे ब्रांड का खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि दुनिया के बाजारों की चीजें हमें अपने देश में ही उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बाजारों में वस्तुओं के मूल्य लगभग समान हो जाते हैं। ये पेन अगर आपको एक जगह 5 रुपए का मिल रहा है तो दूसरी जगह भी आपको 5 रुपए का ही मिलेगा। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। क्लियर हो गई बात? तो किस तरीके से विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड दुनिया के देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक होता है, ये बात समझ में आई? अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखना, बात करते हैं हम भारत में चीन के खिलौनों की। ध्यान से सुनना है भाई। तो चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है। क्या कहा गया है? चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। चीन के खिलौने बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको क्या पता चलता है कि भारत में खिलौने महंगे हैं और अगर हम सस्ते दामों पर खिलौने पहुंचाएंगे, अपने खिलौने सस्ते दामों पर भारत को बेचेंगे, तो क्या भारत के लोग चीन के खिलौने नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि सस्ते दाम पर वही चीज हमें मिल रही है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं? चीन जो है भारत को खिलौना निर्यात करना आरंभ कर देता है। अब भारत में खरीदारों के पास विकल्प उपलब्ध हो चुके हैं। भारत के खिलौने भी हैं, चाइना के खिलौने भी हैं, तो भारतीयों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। वो जिस खिलौने को चाहे तो खरीद सकते हैं। अब लोग सस्ते की तरफ ज्यादा जाते हैं, यानी कि चाइना के खिलौनों को ही खरीदेंगे।
सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। दाम सस्ते हैं, डिजाइन आकर्षक है, तो भाई खरीदेंगे ही। ठीक है, फिर देखो, एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। कितने? एक वर्ष के अंदर ही, क्योंकि भारतीय दुकानदारों को भी पता लग गया कि भाई चीन से जो खिलौने सप्लाई हो रहे हैं वो हमें सस्ती कीमत पर मिलेंगे, हम भी सस्ती कीमत पर बेचेंगे, ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो भारत के 70-80% दुकानों में एक साल के अंदर चीन के खिलौने दिखाई देने लगे और अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो चुके हैं। जो खिलौने पहले भारत के बाजारों में भारत के खिलौने महंगे थे, अब वो सस्ती कीमत पर मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं और क्यों? क्योंकि चीन के सस्ते खिलौने आ चुके हैं। 70-80% दुकानों पर भारतीय बाजारों में चीन के खिलौने बिक रहे हैं, तो भाई भारत को तो सस्ते करने पड़ेंगे, नहीं तो भारत का खिलौना मार्केट ही ठप हो जाएगा। तो भारत को अपने खिलौने सस्ते करने पड़े। यहाँ क्या हो रहा है आखिर? बताओ भैया, यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजार में आए। ठीक है, भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच क्या होने लगी? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होने लगा। तो प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। क्यों? सस्ते दाम थे उनके, इसीलिए, और नई नई डिजाइन थी उनकी। ठीक है, तो भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। भारतीय खरीदार हैं, हम हैं, आप हैं, हमारे पास अधिक विकल्प है। भाई चीन के खिलौने हैं, भारत के खिलौने, लेकिन जो सस्ते दाम पर बेचेगा हम उसके खिलौने खरीदेंगे। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक और अवसर प्राप्त हो गया। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने महंगे हैं चीन के कंपैरिजन में, इससे उनके खिलौने कम बिकते हैं। क्लियर? अब बात आती है वैश्वीकरण की। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आखिर वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। और इसी आर्थिक क्रिया के जरिए ही दुनिया के देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अमेरिका, चीन, मैक्सिको और भारत, इन 4 देशों ने मिलकर के एक प्रोडक्ट तैयार किया था और उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे थे। 4 देशों की भूमिका थी, यानी कि 4 देशों का बाजार एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। क्लियर है? यही तो बात है। तो एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी, फिर वो प्रोडक्ट दुनिया के हर एक देश में बिका, तो उन देशों से भी कनेक्टिविटी हुई। क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। क्या कहा गया है? वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, कैपिटल, वस्तु, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का बिना बाधा के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। कैसे होता है? अब जैसे मान लो कि किसी एक देश ने अपना प्रोडक्ट दूसरे देश को बेचा। भारत और अमेरिका की यहां पर हम बात करते हैं। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच की बात करते हैं। अब भारत ने क्या किया? अमेरिका से कुछ सामान मंगाया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इनके पास है कोई वस्तु, अमेरिका के पास है कोई वस्तु। ठीक, ये वस्तु कहां गई? भारत में गई। वस्तु का निर्यात हुआ। उसके बाद बात करें पूंजी की, तो क्या अमेरिका भारत को फ्री में दे देगा? नहीं, भारत पेमेंट करेगा। भारत की करेंसी क्या है भाई? जल्दी कमेंट करके बताओ। भारत की करेंसी है रुपीस। ठीक है, और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो भारत इनको जो है जितने डॉलर का पेमेंट होना होगा उतने रुपीस में इनको करेगा। ठीक है, तो भारत की पूंजी कहां जा रही है?
अमेरिका में जा रही है। बात हो गई पूंजी की, ठीक है। फिर भारत को कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो उसने अमेरिका से ली है, ठीक। तो यहां पर क्या आ गई, तकनीक भी आ गई। तो वस्तु, पूंजी और तकनीक का प्रवाह बिना बाधा के एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब दो परिभाषाएं यहां पर हम समझते हैं, निवेश और विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से सुनिएगा। निवेश की बात करें सबसे पहले हम, तो परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, जब बात आती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, यानी कि पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाया जा रहा है, ऐसी जगह पर खर्च किया जा रहा है जहां से बदले में आपको प्रॉफिट ही मिलना है, तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं, क्योंकि आगे जाके उससे आपको प्रॉफिट ही होगा। आप कोई जमीन खरीदते हैं, आप कोई घर खरीदते हैं, आगे जाके आपको प्रॉफिट ही होना है, उनके दाम कभी घटेंगे नहीं। कोई मशीन खरीदते हैं, कोई उपकरण या इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, प्रॉफिट ही होगा। तो अगर इन सब चीजों में पैसा लगाया जा रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फिर हम बात करते हैं विदेशी निवेश की, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ये क्या होता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती हैं, विदेश की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है, निवेश कर रही है, तो उसको विदेशी निवेश कहेंगे। यह निवेश क्यों किया जा रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन भी हमने सीख ली। अब देखो, वैश्वीकरण की परिभाषा एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने दी है जिनका नाम है ब्रैंको मिलोविक। इन्होंने क्या कहा है वैश्वीकरण के बारे में, समझ लेते हैं इसको भी। देखो भाई, तो इन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आए, ठीक है। ये इनकी परिभाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है। वैश्वीकरण किसका परिणाम है, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है। अब देखो भाई, ये निजीकरण और उदारीकरण होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से ही वैश्वीकरण संभव हो पाया है। समझते हैं इसको। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि निजी क्षेत्र द्वारा, कोई प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंधन करना, यानी कि पूरे राइट्स अपने हाथ में ले लेना, फिर उसका मैनेजमेंट करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार सन 1991 से निजीकरण की नीति को अपनाया है, ठीक है। तो 1991 में नई आर्थिक सुधार की नीति आई थी, तब से निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण तीनों चीजों को अपनाया गया है। इसके पहले भारत का व्यापार दुनिया के अन्य देशों से नहीं होता था, आजादी के बाद से लेके 1991 तक, ठीक है। फिर उदारीकरण की बात करें, लिबरलाइजेशन की बात करें, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। अगर आप एक देश के साथ व्यापार करते हैं, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है और मान लो कि आपने कोई माल मंगाया वहां से और आपको आयात पर टैक्स लगा दिया जाए, माल मंगाने पर टैक्स लगा दिया जाए, तो उस माल की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आपको फिर बाजार में वो माल बेचना मुश्किल हो जाएगा। आप भी ऊंची कीमत पर बेचेंगे तो कम लोग खरीदेंगे। तो इस तरीके के प्रतिबंध को हटाना
ताकि कोई बाधा ना हो, चीजें आसानी से कम दामों पर उपलब्ध हो जाएं, उसी को क्या कहेंगे? उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहेंगे। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। अब निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप जन्म होता है वैश्वीकरण का। जब ये दोनों चीजें अपना ली यानी कि दुनिया के देशों से व्यापार होने लगा, आसानी से होने लगा, और जब दुनिया के देशों के बीच व्यापार होने लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने हमें दिखाई देती है। क्या बताया गया है? निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति यानी कि ये जो दो नीतियां अपनाई, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, निजीकरण और उदारीकरण, उन नीतियों का, उन पॉलिसीज का जो रिजल्ट आया वही तो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ऑलराइट, समझ में आ गई तीनों बातें? तो ये तीनों बातें, ये तीनों कंसेप्ट भारत में कब शुरू हुए थे? 1991 में नई आर्थिक सुधार की नीति के तहत हुए थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नई आर्थिक सुधार की नीति कब आई थी, नई आर्थिक सुधार नीति कब आई थी, तो आप क्या बता देंगे? 1991 में आई थी। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का कंसेप्ट कब आया था? इस अवधारणा को कब अपनाया गया था? 1991 में अपनाया गया था। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के मुख्य अंगों की, कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या क्या हैं। तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। ठीक है, जब व्यवसाय और व्यापार में अवरोध जो है कम कर दिए जाएंगे, बाधाएं कम कर दी जाएंगी, तो वैश्वीकरण संभव हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। यानी कि इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं उदारीकरण, जब व्यापार पर से प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। पूंजी का निर्बाध प्रवाह, एक देश की पूंजी दूसरे देश में बिना बाधा के पहुंचे, यानी कि अमेरिका का डॉलर या भारत से अमेरिका ने कोई चीज खरीदी तो अमेरिका का डॉलर जो है भारत में आसानी से पहुंच जाए। क्लियर है? प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाए। फिर श्रम का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, श्रम आसानी से दूसरे देश में पहुंच जाए, यानी कि एक देश के लोग आसानी से दूसरे देश में काम करने के लिए आ सकें और जा सकें। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब क्या हुआ? देखो भैया, अब सुनना, इस कंसेप्ट को सुनना। हम फिर से अमेरिका और भारत का ही एग्जाम्पल लेंगे। आप कहेंगे कि मैम आप दो देशों को ही क्यों बीच में ला रही हैं, यानी कि दो देशों के एग्जाम्पल ही क्यों, अन्य देश भी तो हैं। तो भाई मेरा मकसद है आपको आसानी से समझाना, बस आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 10 देशों की बात करूंगी, आपको 10 करेंसी के नाम याद करने पड़ेंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। भारत की क्या है? रुपीस। सभी को पता है डॉलर का ये साइन है, रुपीस का ये साइन है। अब अमेरिका ने पेमेंट करी भारत को डॉलर में। पेमेंट क्यों करी? भाई कुछ सामान मंगाया होगा भारत से, पेमेंट करी डॉलर में, तो इस डॉलर को किस में कन्वर्ट होना होगा? इस डॉलर को कन्वर्ट होना होगा रुपीस में, क्योंकि भारत में डॉलर नहीं चलते हैं, रुपीस चलता है। तो ये क्या है? ये जो पूंजी, ये जो कैपिटल अमेरिका ने भारत को भेजी है, भारत को पेमेंट किया है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब वो भारत में चलेगी। तो बिना बाधा के जब कैपिटल आसानी से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये सारे अंग जो हैं वो किस चीज के हैं? वैश्वीकरण के हैं। ऑलराइट, क्या कहते हो? अगर आपसे पूछे जाए वैश्वीकरण के अंग, तो आप ये सब बता देंगे कि भाई उदारीकरण है, अवरोध ना हो व्यापार में, पूंजी का आसानी से जो है प्रवाह हो, टेक्नोलॉजी का प्रवाह हो, श्रम का प्रवाह हो, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। बस ये 5 पॉइंट आपको लिख देने और आपके नंबर हो जाएंगे पक्के। क्लियर? चलिए अब देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? तो देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है।
एक मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर अपना नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, एक से ज्यादा देशों में काम करे। जैसे यहाँ पर कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। ठीक है, ये एक है पर्टिकुलर देश की कंपनी, लेकिन ये दुनिया के कई सारे देशों में अपना व्यापार करती हैं, इसलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा गया है। ये देखें आप, देखो विश्व का नक्शा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखें GSK, HSBC, नाइक, Amazon, मैकडोनल्ड्स, अलायंस, उसके बाद नेस्ले, कोका कोला, जो नाम आपने सुने हैं, बार्कले, जो नाम आपने सुने हैं वही नाम आपको दिखाए जा रहे हैं। ये किसी एक देश की कंपनी तो है, लेकिन सिर्फ एक देश में काम नहीं करती, ये दुनिया भर में काम करती हैं, इसलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ऑलराइट, अब मल्टीनेशनल कंपनी की कार्यप्रणाली क्या होती है इसको समझ लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यप्रणाली देख लो भैया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, दो मुख्य उद्देश्य होते हैं इनके। क्या? ये दो बातें याद रख लेना, बाकी परिभाषा आप बना लोगे, पूरी थ्योरी आप लिख दोगे। इनका क्या उद्देश्य है? उत्पादन लागत में कमी रहे, यानी कि इनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो और लाभ ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो। दो उद्देश्य होते हैं, उत्पादन लागत में कमी और लाभ कमाना। इन उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो सारा माल स्वयं पैदा करती हैं, ना ही एक जगह पर उत्पादन करती हैं। ठीक है, वे क्या करती हैं? विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन करती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्शन का काम करती हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आया पूरा कंसेप्ट? चलिए अब देखो, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखें इसको, पहला कारक हो सकता है आपका ऐतिहासिक कारक। सुनना ध्यान से, आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण को पॉसिबल बनाने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि वैश्वीकरण जो है सिर्फ आज से नहीं हो रहा है, यानी कि विश्व व्यापार सिर्फ आज की बात नहीं है, ये प्राचीन समय में भी दुनिया के विभिन्न देशों के बीच हो रहा था। और इसका एक एग्जाम्पल है रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। देखो भाई, ये है रेशम मार्ग की हम बात करेंगे। ठीक, रेशम मार्ग। आ जाओ देख लो रेशम मार्ग। तो बात हो रही है पूरब से पश्चिम की तरफ की, चाइना से पश्चिमी देशों की तरफ माल सप्लाई होने की। तो ये देखो, स्थल मार्ग और जल मार्ग, दो मार्ग आपको दिखाई देंगे। चाइना से ये देखो भाई, चाइना से ये लाल रंग का जो मार्ग है वो स्थल मार्ग को दर्शा रहा है, और स्थल मार्ग से, चाइना से उस रेशम मार्ग से दुनिया के अन्य देशों में माल सप्लाई हो रहा है। अब बात आती है कि इस मार्ग को रेशम मार्ग ही क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था रेशम मार्ग? क्योंकि चाइना से रेशम निर्यात किया जाता था दुनिया के अन्य देशों में। जी हाँ, ये देखो भाई, भारत के देश, पर्सिया, फिर सोमालिया यानी कि अफ्रीका के देश, मिस्र, यूरोप के देशों में सप्लाई किया जा रहा है। फिर समुद्री मार्ग से भी हो रहा है भाई, समुद्री मार्ग से भी सप्लाई हो रही है। यहाँ देखें भाई, ये देखो भाई, जावा, इंडोनेशिया, भारत, देखते जाओ भाई, देखते जाओ। दोनों मार्गों से, चीन से, रेशम मार्ग से चीजें आ रही हैं, और बदले में दूसरे देशों से भी इसी मार्ग से चीन की तरफ या दुनिया के अन्य देशों की तरफ माल का निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो व्यापार मार्ग वर्षों से बनाए गए ताकि एक राज्य या देश से माल दूसरे राज्य में जा सके, पूर्व से पश्चिम तक। ये है पूर्व दिशा और ये है आपकी पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम तक प्रसिद्ध रेशम मार्ग ऐतिहासिक कारक का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारक अर्थव्यवस्था की। तो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए वस्तु की लागत
और मूल्य वस्तुओं की आवाजाही और मूल्य वर्धन को निर्धारित करते हैं। वैश्वीकरण में किसी विशेष उद्योग या व्यापार का समग्र अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कारक है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया ही है, जहां लोगों को सस्ते दामों पर चीजें मिलेंगी वहां से लोग खरीदेंगे। जहां मल्टीनेशनल कंपनी को सस्ती लागत में चीजें बनाने को मिलेंगी वहां वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका आर्थिक कारक। अब तीसरा कारक है संसाधन और बाजार। तीसरा कारक क्या है? संसाधन और बाजार। तो खनिज, कोयला, तेल, गैस, मानव संसाधन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहाँ किस प्रकार का खनिज उपलब्ध है? तेल, गैस, मानव संसाधन, पानी, प्राकृतिक संसाधन यानी कि मैन मेड रिसोर्स और प्राकृतिक रिसोर्स कहाँ आसानी से उपलब्ध हैं, ये सब किस में योगदान दे रहे हैं? वैश्वीकरण में योगदान दे रहे हैं। फिर बात आएगी चौथे कारक की, जो है उत्पादन मुद्दे। तो उत्पादन की निर्मित क्षमताओं का उपयोग घरेलू बाजार में सस्ती और अधिक उत्पादन एक विनिर्माण कंपनी को बाहर की ओर देखने और वैश्विक बनाने में मदद करता है कि कहाँ चीजें सस्ती लागत में बन सकती हैं। ऑटो, 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों में विदेशी बाजारों और विनिर्माण संयंत्रों का विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमें दिखाई देता है। पांचवा कारक है राजनीतिक कारक। किसी देश के राजनीतिक मुद्दे वैश्वीकरण को राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुसार दिशाबद्ध बनाते हैं। जब कोई भी व्यापार होता है तो बिना राजनीतिक समझौते के नहीं होता। अगर एक देश ने दूसरे देश के साथ संबंध बना के रखे हैं, संधि करी है, ट्रीटी करी है, और एक देश की राजनीतिक और सरकारी नीतियां क्या क्या हैं, उनके आधार पर व्यापार संभव हो पाता है। ठीक है। फिर आखिरी कारक है, छठवां कारक है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकियां। जी हाँ, तो किसी विशेष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का चरण देश से उत्पादों या सेवाओं के आयात निर्यात को जन्म देता है। इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों की बात करें तो इन्होंने 50 और 60 के दशक में ही रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक संयंत्रों का निर्यात किया, दूसरे देशों को भेजा और अल्प विकसित देशों को उच्च तकनीक उपलब्ध करवाई। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके वैश्वीकरण के कारक। अब देखो, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात होगा, वस्तु जाएगी तो उसको आसानी से सुरक्षित रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों या ट्रकों पर बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के लादा जा सके। ये देखें, बड़े बड़े कंटेनर हैं, इनमें सामान रखा हुआ है और कंटेनरों से बुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में भी गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। अब बात आती है वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है ग्लोबलाइजेशन में। इसको समझ लेते हैं। यहां से सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात है कि लंदन, अब एग्जाम्पल के साथ समझना, संचार प्रौद्योगिकी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग रहा है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में। तो देखें, लंदन के पाठकों के लिए, पाठकों का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाले लोग, तो लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में करी जाती है। ठीक है, लंदन के लोगों के लिए एक समाचार पत्रिका पढ़नी है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग और छपाई यानी कि प्रिंटिंग का काम कहाँ होगा? भारत में होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? पत्रिका में क्या बातें होनी चाहिए, क्या पाठ्य विषय है, क्या उसमें लिखना है, वो इंटरनेट के जरिए दिल्ली कार्यालय भेज दिया। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर द्वारा दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त किया। दिल्ली के कार्यालय में डिजाइनिंग वाले कर्मचारी ने फोन लगाया लंदन में कि भाई साहब डिजाइन कैसी चाहिए आपको। दूरसंचार का उपयोग हो गया। ठीक,
डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जा रहा है। 3 चीजें यूज हो चुकी हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, संचार प्रौद्योगिकी की, इंटरनेट, दूरसंचार और कंप्यूटर। तो वैश्वीकरण में योगदान है इन चीजों का, स्पष्ट तरीके से इस उदाहरण के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अब छपाई हो चुकी है पत्रिकाओं की, पत्रिकाओं को भेजना है किससे? वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। ठीक है, यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान, अब पैसे का भुगतान होना है, पेमेंट तो हम लेंगे, फ्री में तो लंदन के लिए काम करेंगे नहीं, इंटरनेट के द्वारा, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा पेमेंट हो गई। यानी कि पूरा का पूरा काम, लंदन का काम दिल्ली में हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा काम बिना लंदन जाए या बिना दिल्ली आए हुआ है। कैसे? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। जी हाँ, कंप्यूटर का उपयोग हो गया, दूरसंचार यानी कि टेलीफोन का उपयोग हो गया, इंटरनेट का उपयोग हो गया, वायु मार्ग का उपयोग हो गया और ई बैंकिंग का उपयोग हो गया। काम पूरा हो गया, ना लोग मिले, ना एक देश से दूसरे देश में आना जाना हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से वैश्वीकरण में जो है संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अब सुनो, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति के उदारीकरण में अब हम जाने कि एक एग्जाम्पल हमने लिया था चीन के खिलौनों का। उस एग्जाम्पल की तरफ हम लौटते हैं। तो हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। अब बात हम कर रहे हैं कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो भारत सरकार, मान लो कि जो चीन से खिलौने आ रहे हैं, भारत सरकार उन पर टैक्स लगाती है कि आप मंगाओगे, इंपोर्ट कराओगे, आयात कराओगे तो आपको क्या होगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, तो तब क्या होगा? तब होगा क्या? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर टैक्स देना होगा। जो भी व्यापारी खिलौने मंगा रहा है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब टैक्स के कारण, कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अब जितनी कीमत है उस खिलौने की, ठीक है, क्या है? खिलौना की कीमत, खिलौनों की कीमत प्लस टैक्स भी देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में सस्ते नहीं रह जाएंगे। तो चीन के खिलौने भारत में क्या होंगे? अब महंगे होंगे, सस्ते नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? जब महंगे हो जाएंगे तो फिर भारत के लोग क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे भाई? भारत के खिलौने खरीदेंगे फिर हम। ठीक है, तो चीन से उनका आयात ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब अगर हमें किसी देश से व्यापार नहीं करना है, प्रतिबंध लगाना है, तो सीधी बात है टैक्स लगा दो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अब चीन से खिलौने आएंगे नहीं, भारत के खिलौने भारत में बिकेंगे, तो भारत के जो खिलौने बनाने वाले लोग हैं वो संपन्न हो जाएंगे, उनका व्यापार दौड़ पड़ेगा। ठीक है, फिर अब देखो ये जो आयात पर कर है, आयात पर जो कर है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। और इसे अवरोधक इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि, ध्यान से सुनना, सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में कितनी वस्तुएं कितनी मात्रा में, किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, इंपोर्ट होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। क्लियर है बात? फिर स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। क्यों लगा रखा था? क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1947 के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन की वजह से भारत के स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ गए थे। भारत का कच्चा माल विदेशों में भेजा जा रहा था, विदेशों से तैयार माल भारत के और दुनिया के बाजारों में बेचा जा रहा था, जिससे भारत ने बहुत ज्यादा घाटा सहा था। अब भारत को आर्थिक विकास करना था, यहाँ के लोगों को रोजगार देना था, यहाँ के लोगों की गरीबी को दूर करना था, इसलिए यहीं के स्थानीय उद्योग, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया और विदेश व्यापार पर प्रतिबंध उस समय लगा दिया था।
ठीक है। फिर देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया कि अब हमें विदेशों से व्यापार नहीं करना है। फिर 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अगर हम दूसरों का माल आयात कराते तो हमारे यहाँ के माल का क्या होता, ठीक है। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे, यानी कि जो चीजें हमारे पास नहीं थी, जिनका प्रोडक्शन भारत में नहीं हो सकता था, उन चीजों बस को मंगाया, ठीक है। तो जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। फिर 1991 के दौर पर आते हैं तो भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन करे गए। अब भारत काफी हद तक विकास कर चुका था, हमारे देश के पास सारी चीजें उपलब्ध हो सकी थी। फिर 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण की नीति के तहत भारत ने क्या किया, व्यापार पर प्रतिबंध जो पहले लगाया था विदेश व्यापार पर, उसको हटा दिया। तो सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए अब विश्व से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, यानी कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। अब हम दुनिया के देशों के प्रोडक्ट से कंपटीशन कर सकते हैं। इसीलिए अब जो व्यापार पर प्रतिबंध हमने लगा रखा था उसको हम हटाते हैं। तो यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यहाँ के जो उत्पादक हैं, चीजें बनाने वाले लोग जो हैं, उद्योगों को चलाने वाले लोग जो हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा माल बनाएंगे, क्योंकि अब दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना है, ठीक है। तो उन्हें अपनी क्वालिटी में सुधार करना होगा और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया था। जी हाँ, अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था, आसानी से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। विदेशों की कंपनियां भारत भी आने लगी थी। तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि क्या वे आयात करना चाहते हैं और क्या निर्यात करना चाहते हैं। तो सरकार जो है पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इससे ही क्या कहा जाता है, ज्यादा लिबरल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, आसानी से व्यापार एक देश से दूसरे देश में हो सके, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और भारत 1995 से ही इसका सदस्य है, यानी कि संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की चर्चा करें तो 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। वर्तमान महानिर्देशक की बात करें कि विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है, तो है एंगोजी ओकोंजो-इवेला। ऑलराइट, अब विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ाना, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। ऑलराइट, अब भारत में वैश्वीकरण क्यों बात आती है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की, तो सबसे पहले हम भारत में वैश्वीकरण को जानते हैं। तो विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और नए नॉलेज के ज्ञान के लिए वैश्वीकरण जरूरी है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की आवश्यकता है। सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता है। देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान और पूंजी को आकर्षित करने के लिए हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता है।
अब भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, तो यहाँ पर है विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और श्रम कानूनों में लचीलापन। देख लेते हैं इसको भी। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, ये है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज जो है किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं, कोई भी शुल्क नहीं लगती है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने, ताकि दूसरी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्य कानून होते हैं। अब बात करें हम सेज के उद्देश्य की कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए, इन सब के लिए सेज की आवश्यकता है। सेज के उद्देश्य हैं ये। फिर दूसरा काम किया भारत ने एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये क्या है? तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसने अपना पैसा लगाया है। तीसरा काम किया भारत ने श्रम कानूनों में लचीलापन। कैसे? तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, इसको शॉर्टकट में समझना, किसी कंपनी के पास 100 मजदूर हैं और उसको जरूरत है 150 की, तो क्या करेगा? 50 अपने पास ले आएगा और मजदूरों को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? किसी कंपनी के पास 100 मजदूर हैं, लेकिन अब उस कंपनी के पास ज्यादा काम नहीं बचा है। कंपनी को कितने चाहिए? 50 चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? 50 मजदूरों को काम से निकाल देगी। ठीक है, तो उसके पास 50 मजदूर रहेंगे फिर काम करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार मजदूरों को काम पर रख सकती है और उनको काम से निकाल सकती है। ऑलराइट, चलिए अब भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को जान लेते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े, तो देखें। पहला तो प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, यानी कि एफडीआई बढ़ा है। प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हुई है। नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायक है। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हमें हुई है। नए बाजारों तक पहुंच बढ़ी है। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, ये सब भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। अब नकारात्मक प्रभावों को भी देख लेते हैं। तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा, यानी कि कृषि क्षेत्र थोड़ा पिछड़ गया है। कुटीर और लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योगों के आ जाने से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में काम करने वाले लोग जो हैं उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा। फिर आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश हुआ है। ये सब जो है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हैं। अब बात आती है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या संघर्ष किया जाए ताकि जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है उसमें बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा, ये हमने प्रभावों में देखा। ठीक है, तो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का उपयोग किया है। जो शिक्षित हैं, कुशल हैं, संपन्न हैं, उनको फायदा मिला है वैश्वीकरण का। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? वैश्वीकरण से आप दूर नहीं रह सकते, लेकिन इसको अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, इसको देख लेते हैं। तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। ठीक है, सरकार इसे संभव बनाने में, यानी कि न्याय संगत वैश्वीकरण को संभव बनाने में पूरे प्रयास कर रही है। और इन नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, यानी कि जो सरकार नीतियां बना रही है न्याय संगत वैश्वीकरण को संभव बनाने में, उसका प्रभाव सिर्फ धनी या प्रभावशाली लोगों को ही नहीं दिखेगा, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण होगा। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले।
यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। यानी कि सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है। ठीक है, तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है कि भाई साहब आप कुछ ऐसे नियम बनाओ, ऐसे कानून बनाओ ताकि सभी की भलाई में हो वो नियम कानून। ठीक है, फिर विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उन्हीं का वर्चस्व हमें ज्यादा दिखाई देता है और उन्हीं को प्रॉफिट होता है। फिर जो विकासशील देश है उनको उतना प्रॉफिट हो नहीं पाता। ठीक है, तो जो समान हितों वाले विकासशील देश हैं उनको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा इस काम के लिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले। फिर क्या है, विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।